गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आज के इस पेपर में, जो कि एनटीए नेट का जिसका एग्जाम हुआ था 17 जून को। ठीक है, तो 17 जून को इसका एग्जाम हुआ था आपका, और बहुत सारे अभ्यर्थियों को इस पेपर की प्रतीक्षा थी चैनल पर कि ये भी जो पेपर है वो अपलोड कर दिया जाए प्लेलिस्ट में, क्योंकि अभी तक के सारे पेपर 12 से लेके 22 तक वो सब प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे, फोन आ रहे थे कि मैम इसको डिस्कस करा दीजिए, ताकि वो भी एग्जाम के पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे लोग पेपर नहीं दे पाते हैं। ठीक है, या जिनका नेट होता है तो वो क्यों देंगे नेट का पेपर, या जो लोग जेआरएफ हो चुके हैं वो क्यों देंगे। लेकिन कंपटीशन का एग्जाम चूंकि जो होता है, यहाँ से पेपर पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता ही आता है प्रीवियस ईयर का। तो ठीक है, तो इसलिए जो लोग पेपर वगैरह नहीं दिए हैं वो लोग इस पेपर को रिवाइज कर लेंगे कि नए पैटर्न पर किस तरीके से पेपर आया हुआ था। ठीक है, आपके सब्जेक्ट का। तो आइए हमारे साथ और इस पेपर को डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आज बताया जाएगा मेरिट वगैरह 9 बजे। अभी जो है इसको हम अपलोड करेंगे तो वहाँ पे चर्चा भी चलेगी। ठीक है, तो जो डाउट होगा आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन 1 क्या पूछा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूछा गया है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किन्होंने अपने समकालीन पूंजीवादी समाज के विश्लेषण में महत्वपूर्ण योगदान नहीं किया है। तो मैं बार बार आपसे पहले भी कहती थी कि योगदान किया है, और जब नहीं लग जाएगा तो क्वेश्चन तुरंत चेंज हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान देना रहता है इस चीज का, नहीं और है में। ठीक है, तो देखिए किन्होंने अपने समकालीन पूंजीवादी समाज के विश्लेषण में महत्वपूर्ण योगदान नहीं किया। तो कार्ल मार्क्स, रेडक्लिफ ब्राउन, मैक्स वेबर, लेवी स्ट्रास, इमाइल दुर्खीम। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। ठीक है, ये यानी कि बी और डी यानी रेडक्लिफ ब्राउन और लेवी स्ट्रास, इन्होंने जो है ये आपका योगदान पूंजीवादी समाज में नहीं दिया, जबकि वहीं पे मार्क्स, मैक्स वेबर और इमाइल दुर्खीम ने दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको फटाफट हम लोग रिवाइज करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 2 है कि कार्ल पापर, ठीक है, कार्ल पापर निम्नलिखित में से किस निगमनात्मक शोध रणनीति के पक्षधर थे। ठीक है, तो किसके थे, तो इसका हो जाएगा आपका 1। ठीक है, 1 हो जाएगा, यानी कि आपका जो 1 ए और बी। ठीक है, ए और बी यानी नैसर्गिक और सामाजिक जगत में जो आवश्यक समानताएं शामिल होती हैं, और विज्ञान का उद्देश्य सामान्यीकरण को स्थापित करना है। ठीक है, तो ये ए और बी करेक्ट आंसर होगा, बाकी सी और डी इसमें नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो निगेटिव पॉइंट वहां पे दिया गया। जब आप लोग पेपर, आप लोगों के पास में ऑलरेडी, आप लोग इसको पीडीएफ निकाल लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि कार्ल मार्क्स ने श्रम विभाजन के विविध रूपों की पहचान यूरोप के इतिहास में विकास की अवस्थाओं के रूप में की। तो कार्ल मार्क्स ने जो श्रम विभाजन के विविध रूपों की पहचान की थी यूरोप के इतिहास में, उसकी जो विकास की अवस्थाएं थी वो किन रूप में थी। तो ये बहुत बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से इन अवस्थाओं के सही क्रम को आप चिन्हित कीजिए। तो जनजातीय, बर्बरता, प्राचीन या सामंती। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यानी ए सी डी। ए यानी सबसे पहले जनजातीय, फिर प्राचीन, और उसके बाद में आपका सामंती। ठीक है, तो जनजातीय, प्राचीन, उसके बाद में आपका सामंती वाला, तो ए सी डी हो जाएगा। ठीक है, तो 3 वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखिए यहाँ पे सूची दी गई है और हमें उसे मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए पुस्तकें हैं और इनके लेखक हैं, तो ये सब ऑलरेडी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर जो बुकों वाला है। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को ये पेपर वहां पे करवा दिए जाते हैं, क्योंकि अगर 10 साल का पेपर आप पहले से किसी एग्जामिनेशन के पहले अगर आप करके जाते हैं, तो वहां से मान के चलिए कि 20-25 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पुस्तकें वगैरह तो हर बार पीजीटी हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, आती ही आती रहती है। ठीक है, देखिए जीएस घुरिए, एल जो है LSSO मॉली। ठीक है, और सर एच रिजले हो गए, और BH बेडन पावल। ठीक है, तो बेडन पावल, ये सब लोगों की पुस्तकें पूछी गई हैं। ठीक है, तो 4 का क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यानी ए का 1, ए का जो है सेकंड, यानी जीएस घुरिए की कौन सी पुस्तक है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया। ठीक है, किसकी है, जीएस घुरिए की, तो सेकंड हो गया। बी का मौली का क्या हो गया, इंडियन कास्ट कस्टम्स। ठीक है, बी का थर्ड, और रिजले का क्या हो गया, सी का फोर्थ, ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ बंगाल इथनोग्राफिक्स क्लास 3। ठीक है, और डी का क्या हो जाएगा, बेडन पावल का दी इंडियन विलेज कम्युनिटी। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये जो हमारा 1 वाला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5 को देखेंगे। 5 में दिया गया है, एक कथन दिया गया है। ठीक है, अभी कथन क्या है कि
एक उसका कारण है और उसका कथन है, ठीक है। तो समकालीन समाजों में निजाति मूलक संजातीय अस्मिता अभिकथन का प्रक्रम जो है उद्भासित हो रहा है। इसका कारण क्या दिया गया है कि अपनी अस्मिता की तलाश करना मानवीय दशा के लिए अंतर्भूत तत्व है, ठीक है। तो इसका जो क्या होगा करेक्ट, इसका हो जाएगा फ्रेंड्स 5 का 2, यानी ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, देखिए कथन क्या कह रहा है कि समकालीन समाजों में निजाति मूलक संजातीय अस्मिता, ठीक है, अभिकथन का प्रक्रम उद्भासित हो रहा है, ठीक है। तो ये कथन दिया, कारण में क्या दिया कि अपनी अस्मिता की तलाश करना मानवीय दशा के लिए अंतर्भूत तत्व है। तो ऊपर वाला दूसरी बात पूछा है, नीचे का दूसरी बात पूछ लिया, ठीक है। ऊपर समकालीन समाज की बात हो रही है, यहाँ अस्मिता की तलाश करना मानवीय दशा के अंतर। तो जब आपके जो कथन है उससे जब कारण मैच करेगा तभी वो व्याख्या सही होगी। जब अलग अलग चीजें फ्रेंड्स पूछ ली जाएंगी तो वो चीजें मैच नहीं होंगी। तो बातें तो दोनों अपनी जगह सही हैं, लेकिन उनकी जो व्याख्या है वो क्या हो गई, वो सही नहीं है, ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है कि संवेग का समाजशास्त्र में निम्नलिखित के साथ भावनाओं के संबंध का परीक्षण किया जाता है। तो जो संवेग का समाजशास्त्र है उसमें किसके साथ भावनाओं के संबंध का परीक्षण किया जाता है, तो इसका जो 6 का हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये 1 वाला हो जाएगा, यानी ए बी और सी, यानी संस्कृतियां, उसके बाद में संरचनाएं और अंतःक्रिया, ठीक है। साम्राज्य महासागर ये सब नहीं होता है, ठीक है। तो ए बी सी। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन 7, यानी निम्नांकित में से किन्होंने समाजशास्त्र को वस्तुनिष्ठ विज्ञान का दर्जा देने के लिए मूल्य निर्णय के स्थान पर मूल्य संदर्भ पद्धति शास्त्र का सुझाव दिया था। तो ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, किसने दिया था, मैक्स वेबर, ठीक है। किसने दिया था, मैक्स वेबर। तो ये आपका हो जाएगा 4 वाला, ठीक है, मैक्स वेबर। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे देखिए ज्ञान की परिभाषा में उन तत्वों को चिन्हित कीजिए जो वैध है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें कि ज्ञान की परिभाषा में उन तत्वों को चिन्हित कीजिए जो वैध है, यानी ज्ञान वह मान्यता है जो सत्य है, ज्ञान वह मान्यता है जो न्याय संगत है, ज्ञान अनुमानिक निर्मित है, ज्ञान दूसरों के सत्य मतों की मान्यता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स 8 का हो जाएगा ये 1 नंबर, ठीक है। यानी ए और बी आपका हो जाएगा। ज्ञान वह मान्यता है क्या है, जो कि सत्य है, ठीक है, और ज्ञान वह मान्यता है जो कि न्याय संगत होता है, ठीक है। तो ए और बी आपका इसमें करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, एल एच मॉर्गन ने अपनी पुस्तक एशियन सोसाइटी में समाज की प्रगति को किन चरणों में व्याख्यायित किया हुआ है। तो किसमें किया था फ्रेंड्स, इन्होंने किया था, ये किया था निशंसवाद, बर्बरता और सम्यता, ठीक है। निशंसवाद, बर्बरता और सम्यता की इन्होंने बात की थी। तो ऑप्शन जो 1 है वो क्या हो जाएगा, वो इसमें करेक्ट है, ठीक है। पुरातनवाद, आधुनिकतावाद, प्रत्यक्षवाद ये सब नहीं है, ठीक है। इन्होंने जो है निशंसवाद, बर्बरता और सभ्यता की बात की थी, ठीक है। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। निम्नांकित में से किन विद्वानों ने अपने विश्लेषण में तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया था। तो कौन से ऐसे विद्वान थे जिन्होंने तुलनात्मक विधि का मेथड का प्रयोग किया था। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, हर जगह क्वेश्चन पूछा गया है, तुलनात्मक विधि का प्रयोग किसने किया था। तो दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर, ब्लूमर, मैक्स वेबर या वेबर, ठीक है। तो किन्होंने किया था फ्रेंड्स, तो ये किया था 10 का 4, यानी जो 4 नंबर है वो हो जाएगा ए बी और डी। ए यानी माइल दुर्खीम और उसके बाद में स्पेंसर और वेबर, ठीक है। तो ये तीनों लोग किए थे, ब्लूमर और ये मैक्स वेबर नहीं, ब्लूमर और ये रेने वेबर ये नहीं है, ठीक है। जबकि वहीं पे इमाइल दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर और मैक्स वेबर, ठीक है, ये तीनों लोगों ने किया हुआ था आपकी तुलनात्मक विधि का प्रयोग, ठीक है। तो ए बी और डी वाला याद रखिएगा। बाकी जो है ये आपके ब्लूमर और रेने वेबर इन्होंने नहीं यूज किया तुलनात्मक विधि का प्रयोग, ठीक है। तो ए बी डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे देखिए चिंतक हैं और उनकी कुछ अवधारणाएं हैं, ठीक है। तो इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए मैक्स वेबर तार्किकता, जॉर्ज सीमेल मित्र भाव, थर्स्टन वेबलन नुमाइशी उपभोग और डोरोथी एस थॉमस यानी स्थित की परिभाषा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा 1, यानी ए का 1। मैक्स वेबर किसकी बात करते हैं, रेशनैलिटी तार्किकता की। जॉर्ज सीमेल सेकंड, यानी जो है ये आपका मित्र भाव, ठीक है, सोशलाइजेशन आपका हो गया। और ये जो थर्स्टन वेबलन है इन्होंने नुमाइशी उपभोग आपका हो गया। और जो डोरोथी
डोरोथी एस थॉमस, इन्होंने किसकी बात की है, स्थित की परिभाषा, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है। तो मैक्स वेबर रेशनैलिटी की बात करते हैं, तार्किकता की, जॉर्ज सीमल एसोसिएशन, मित्र भाव जो होता है जिसके अंदर में थर्स्टिन वेवलन, ये आपका हो गया नुमाइशी जो उपभोग होता है, ठीक है। और उसके बाद में डोरोथी एस थॉमस, ठीक है, ये आपका थोड़ा सा जो है नया है, डोरोथी एस थॉमस, ये नाम नया है, स्थित की परिभाषा, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नया, इसको ध्यान रखिएगा, ये मिल सकता है कहीं पे, ठीक है। तो ये आपका ए वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे कि सामाजिक शोध में ज्ञान के स्रोतों को उनके प्रयोग की प्राथमिकता के क्रम में के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो इसको सुव्यवस्थित करना है, इसमें क्या हो जाएगा आपका 3 नंबर होगा, यानी सबसे पहले बी इंद्रिय अनुबोधन होगा, उसके बाद में आपकी जो तर्कणा है, फिर उसके बाद में डी सत्ता, और उसके बाद में फिर आपका अंतर्दृष्टि, ठीक है। तो ये सब आप इसको प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए तो 3 वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रसिद्ध पुस्तक द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन किसके लेखक कौन है। तो बहुत बार ये पुस्तक पूछी गई, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, इसके जो लेखक हैं वो कौन है, जुर्गेन हैबरमास, ठीक है। तो बहुत बार ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछी गई है, ठीक है, क्योंकि ये सब आपके थिंकर्स में है। चलिए यहाँ पे देखिए चिंतक हैं और उनकी अवधारणाएं हैं, गिडिंग्स वन डायमेंशनल मैन की अवधारणा, सुट्ज जो है आइडियल स्पीच सिचुएशन, हाइबरमास जीवन जगत लाइफ वर्ड, हर्बर्ट मार्क्यूज के आगे जगन्नॉट। तो अब इसको मैच करना है कि कौन सा सही हो रहा है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन 14, तो इसमें जो जो होगा करेक्ट वो होगा आपका 1, यानी 1 में देखिए इसको मैच कर लेते हैं, एंथोनी गिडिंग्स का जगन्नॉट हो गया, ठीक है। उसके बाद में बी का थर्ड जीवन जगत लाइफ वर्ड की बात कौन करता है, ये आपके अल्फ्रेड सुट्ज महोदय करते हैं। उसके बाद में जुर्गन हैबरमास ने कौन सी बात की है, इन्होंने अभी किया था जो है आइडियल स्पीच ऑफ सिचुएशन, ठीक है। तो सी का हो जाएगा आपका सेकंड, और हर्बर्ट मार्क्यूज जो है ये डी का 1, यानी वन डायमेंशनल मैन, ठीक है। तो डी का 1, तो इस प्रकार से आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स दिया गया है आंदोलन है और वो किस राज्य में है। तो ये सब ऑलरेडी नेट वाले पेपर में पहले भी पूछा गया है, ठीक है, सारे आंदोलन वगैरह, चिपको, अर्क विरोधी, नक्सलवाड़ी, स्वायत्तकारी आंदोलन, ठीक है। तो ये आपका जो 15 का होगा इसमें हो जाएगा 1 करेक्ट होगा। तो इसको मैच भी कर लेते हैं एक बार, पहले आप लोग करेक्ट आंसर भी देख लीजिए। चिपको यानी ए का थर्ड, ये कहाँ पे था, चिपको आंदोलन, ये उत्तराखंड, ठीक है। और अर्क विरोधी ये था आपका बी का 1, यानी आंध्र प्रदेश, आ से अर्क, आ से आंध्र प्रदेश, ठीक है। और नक्सलवाड़ी सी का सेकंड, यानी नक्सलवाड़ी सी का सेकंड यानी पश्चिम बंगाल में था। और जो स्वायत्तकारी आंदोलन था ये डी का 4 यानी महाराष्ट्र, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 1। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। टैलकेट पार्सन्स के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से क्या अभिप्रेरणात्मक परिबोधन की विधि नहीं है, ठीक है। तो पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक परिबोधन की विधि नहीं है, तो ये बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक, नैतिक, विरेचक, मूल्यांकनात्मक। तो 16 का जो हो जाएगा 16 का वो होगा 2, ठीक है। क्या होगा 2, यानी नैतिक वाला जो है नहीं है, इसमें संज्ञानात्मक और विरेचक और मूल्यांकनात्मक की बात उन्होंने की है, ठीक है। तो ये आप इसको ध्यान रखिएगा, जो 2 वाला है इन्होंने ये बात नहीं की थी मोरल की, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें देखिए कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। ब्लूमर के अनुसार मानव जाति अपने पूर्व मापन के आधार पर चीजों के प्रति अनुक्रिया करते हैं, ठीक है। चीजों को, उसका कारण दिया गया, चीजों को संभालने के क्रम में निर्वचन की प्रक्रिया के माध्यम से अभिप्राय व्युत्पन्न किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 17 का 1, ठीक है। यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। तो कैसे, ब्लूमर के अनुसार क्या है, मानव जाति अपने पूर्व मापन के आधार पर चीजों के प्रति क्या करती है, अनुक्रिया करती है। उसमें कारण में क्या दिया कि चीजों को संभालने के क्रम में निर्वचन की प्रक्रिया के माध्यम से अभिप्राय जो होते हैं वो व्युत्पन्न किए। दोनों बातें मैच हो रही है ना, ठीक है, निर्वचन की, तो इसीलिए, और ये क्या हो जाएगा, तब आपका दोनों चीजें करेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। चलिए ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है जो क्वेश्चन 18 है, वो है कि किस समाजशास्त्री ने द रिलीजन ऑफ इंडिया, द सोशियोलॉजी ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म नामक पुस्तक लिखी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बहुत फेमस है, किसकी, मैक्स वेबर की।
द रिलीजन ऑफ इंडिया, चाइना, ठीक है। द सोशियोलॉजी ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मैक्स वेबर, ठीक है। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नांकित में से किस समाज विज्ञानी ने प्रतिवर्त समाजशास्त्र, ठीक है, तो प्रतिवर्त समाजशास्त्र के विचार का प्रतिपादन किया? तो कौन से ऐसे समाज विज्ञानी हैं जिन्होंने प्रतिवर्त समाजशास्त्र के विचार का प्रतिपादन किया था, ये बताना है। तो क्वेश्चन 19 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स 3, ठीक है। क्या होगा? 3, यानी सी और डी, ठीक है। तो पियरे बोर्दियू और एंथोनी गिडिंग्स हो जाएंगे प्रतिवर्त समाजशास्त्र, ठीक है, सी और डी। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, पियरे बोर्दियू और एंथोनी गिडिंग्स, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे दिया गया कि कौन शरीर के समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है? निम्नांकित में से कौन जो है ये समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए, शरीर के समाजशास्त्रीय, सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ बॉडी, ठीक है, सोशियोलॉजिकल स्टडीज ऑफ बॉडी की बात किसने की थी ये बताना है। तो कौन शरीर के समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए प्रसिद्ध हैं, तो इसमें बताना है आपका। तो 20 का क्या होगा करेक्ट आंसर? वो हो जाएगा 1, ठीक है, 1 यानी ए बी सी। अब ए बी सी, ए में टर्नर और स्यू स्कॉट, ठीक है, और उसके बाद में बी डेविस मॉर्गन और टर्नर, और उसके बाद में सी में कौन है? टर्नर और मिशेल फूको। तो ये सब कौन है? शरीर के समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए ये लोग प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो आप लोग, आप ये थोड़ा सा नया प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि प्राच्यवाद पर चर्चा में एडवर्ड सैड के कथनों की मुख्य सैद्धांतिक आधार कौन सी थी? तो ज्ञान का पुरातत्व, विज्ञान, निवास का पुरातत्व, विवाह का, शक्ति का, या संबंधों का, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। 21 का क्या हो जाएगा? 4 नंबर करेक्ट होगा, ठीक है। इसमें 4 में क्या हो जाएगा? ए, यानी ज्ञान का पुरातत्व विज्ञान की बात उन्होंने की थी, और संबंधों का पुरातत्व विज्ञान, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा, और डी निवास और विवाह शक्ति का उन्होंने नहीं चर्चा किया था, ठीक है। तो डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, मार्क्स के अनुसार समाज की प्रगति के क्रम थे। तो देखिए ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था और अभी नीचे भी मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। तो 22 का आपका हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा? 3, यानी जिसको आता है वो 2-2 क्वेश्चन यहाँ पे सही करेगा आराम से। देखिए मार्क्स के अनुसार समाज की प्रगति के क्रम थे, तो सबसे पहले प्राचीन समाज था, फिर उसके बाद में सामंतवाद, फिर उसके बाद में ए पूंजीवाद, फिर सी आपका आ जाएगा इसमें समाजवाद, और उसके बाद में फिर लास्ट में क्या आएगा? साम्यवाद, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इन्होंने इसकी व्याख्या की हुई थी। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 क्वेश्चन नंबर है कि हैबरमास ने निम्नांकित में से पूंजीवादी समाजों के किन प्रकारों को चिन्हित किया था? तो हैबरमास ने निम्नलिखित में से पूंजीवादी समाजों के किन प्रकारों को चिन्हित किया था? तो रूढ़िवादी पूंजीवाद, उदारवादी पूंजीवाद, वैश्विक औद्योगिक समाजों का संगठित पूंजीवाद, थर्ड वर्ल्ड समाजों का असंगठित पूंजीवाद, या राज्य प्रेरित समाजवादी समाजों का उत्तर पूंजीवाद। तो इन्होंने कौन सा किया था फ्रेंड्स, ये बताना है आपका। तो हैबरमास ने किसका प्रयोग चिन्हित किया था? तो 23 का आपका हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। BCE यानी उदारवादी पूंजीवाद, और सी में है पश्चिमी औद्योगिक समाजों का जो संगठित पूंजीवाद था, और ई यानी राज्य प्रेरित समाजवादी समाजों का उत्तर पूंजीवाद। तो इसको मैं थोड़ा सा ग्रीन भी कर दे रही हूँ। उदारवादी पूंजीवाद की उन्होंने चर्चा की थी, पश्चिम औद्योगिक समाजों का संगठित पूंजीवाद, और राज्य प्रेरित समाजवादी समाजों का उत्तर पूंजीवाद, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो 4th नंबर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि वैश्वीकरण के प्रभावों की व्याख्या करने के क्रम में जॉर्ज रिटजर ने निम्नांकित में से किस शीर्षक में एक पुस्तक लिखी? ठीक है, तो जॉर्ज रिटजर का बताना है। ये आपका 24 नंबर, इसका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स 24 का 4 नंबर, ठीक है। 4 यानी कि जो एक किस शीर्षक में एक पुस्तक लिखी है जॉर्ज रिटजर ने? इन्होंने लिखा था द मैकडोनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो 4 नंबर इन्होंने पुस्तक लिखी थी। वैश्वीकरण के प्रभावों की व्याख्या करने के लिए इनकी पुस्तक आती है, लगभग सभी लोगों के पास में होगी जॉर्ज रिटजर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस पुस्तक है, द मैकडोनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4th, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि अवधारणात्मक रूप में कौटुंबिक व्याभिचार निषेध इंसेट का तात्पर्य किससे है? ठीक है, तो ये किससे है? निकटतम नातेदार अलगाव से, पैतृक हिंसा से, रक्त संबंधी नातेदार के साथ यौन संबंध निषेध, या वैवाहिक हिंसा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड 25 का? 25 का आपका होगा 3, ठीक है। 25 का 3 यानी जो
अवधारणात्मक रूप से जो कौटुंबिक व्याभिचार निषेध है उसका तात्पर्य किससे है, रक्त संबंधी जो नातेदार होते हैं, जैसे भाई बहन, ठीक है, उनके जो साथ में निषेध होता है, ठीक है, रक्त संबंधी नातेदार। तो ये आपका हो गया थर्ड नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। यहाँ पे लेखक हैं, उनकी पुस्तकें पूछी गई हैं, दुर्खीम, एंजल्स, मर्टन, पार्सन्स, ये सब पुस्तक ऑलरेडी भी प्रीवियस ईयर में पूछी गई है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो दुर्खीम, एंजल्स, मर्टन, पार्सन्स। तो 26 है इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, 26 का 4 नंबर, ठीक है। अभी इसको हम लोग मैच भी कर लेते हैं एक बार, यानी ए का सेकेंड दुर्खीम, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ठीक है, और बी का हो जाएगा थर्ड, यानी बी का जो एंजल्स का था वो थर्ड, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। ये भी जो अभी हम अपने पीजीटी के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करवा रहे हैं उसमें भी अभी मैंने इसको सॉल्व कराया था, ठीक है। आर के मार्टन सी का 4 सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर हो गया, और पार्सन्स द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, ठीक है। तो आप सभी को पता ही है ये सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे कि निम्नांकित में से कौन संरचनावाद के द्वैतवाद के संपर्क में तर्क प्रस्तुत करता है। तो कौन करता है, आप सभी लोगों को पता है, ये हो जाएगा एंथोनी गिडिंग्स, ठीक है। तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि समाविष्ट जिसमें संरचना और व्यवस्था संगठन का अभाव होता है, जिसके सदस्य समूहन के अस्तित्व से या तो अनभिज्ञ हो सकते हैं या सुअगत नहीं हो सकते, वो कहलाते हैं क्या, ठीक है। तो क्या कहलाते हैं वो, अर्ध समूह, ठीक है, अर्ध समूह, क्वासी ग्रुप। तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, यहाँ पे दिया गया है कथन, और कथन 1 कथन 2, ठीक है। देखिए कार्ल मार्क्स, सीमेल और डेहरनडॉर्फ द्वंद्व संदर्श के प्रमुख सिद्धांत वेदता हैं। फिर कथन भी सेकंड दिया गया है कि मैक्स वेबर संघर्ष को सामाजिक संबंध के रूप में व्यवहित कर इसकी पारिभाषिक व्याख्या करने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका है 29, और 29 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका 1, ठीक है, यानी कथन 1 और जो सेकंड है 1 और 2 क्या होगा, ये दोनों सही है, ठीक है। यानी कि मार्क्स, सीमेल और डेहरनडॉर्फ क्या है, द्वंद्व संदर्श के प्रमुख सिद्धांत वेदता है, तो बिल्कुल है। और दूसरा क्या है कथन कि मैक्स वेबर संघर्ष को सामाजिक संबंध के रूप में जो है इसको व्यवहित कर इसकी परिभाषा व्याख्या करने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा आपका, दोनों कथन क्या होगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। राधा कमल मुखर्जी निम्न में से किस दार्शनिक परंपरा से समाजशास्त्र का वैकल्पिक वैश्विक दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं करते हैं, ठीक है। तो कौन सा करते हैं, 29 जो 30 नंबर है, राधा कमल मुखर्जी किस दार्शनिक परंपरा से समाजशास्त्र का वैकल्पिक वैश्विक दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स ये करते हैं पारसी धर्म का नहीं करते हैं, ठीक है। किस धर्म का, पारसी, जबकि वेदांत, बौद्ध धर्म और ताओवाद ये करते हैं, ठीक है। तो ये आपका पारसी धर्म है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नांकित कृषक आंदोलनों को कालक्रम में व्यवस्थित करिए। तो ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, आप सभी ने देखा हुआ होगा क्वेश्चन नंबर 31। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2, क्या हो जाएगा 2, यानी सबसे पहले बी चंपारण हुआ था, फिर उसके बाद में आपका तेभागा आंदोलन, फिर उसके बाद में सी तेलंगाना आंदोलन आपका हो जाएगा, और फिर आपका हो जाएगा नक्सलवाड़ी, ठीक है। तो सबसे पहले बी चंपारण, फिर उसके बाद में ए तेभागा, फिर आपका सी तेलंगाना, और लास्ट में क्या होगा, नक्सलवाड़ी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे कि जो है एम लिंच द्वारा यथा संदर्भित टिक टैक टो गेम निम्नांकित में से किस परिघटना प्रक्रम से संबंधित है। तो एम लिंच द्वारा यथा संदर्भित टिक टैक टो गेम जो है वो किस परिघटना से संबंधित है। तो किससे है फ्रेंड्स, ये आपको बताना है। तो 32 का हो जाएगा 3, ठीक है, किससे, विच्छेद प्रयोग, ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट से संबंधित है, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन हो गया 33, इसमें है कि तमिलनाडु के तंजौर जिला स्थित श्रीपुरम, तो ये तो बहुत बार कराया गया है, ठीक है, आप सभी लोगों को पता है। किसने अध्ययन किया था, ये किया था आपके आंद्रे बेत्ते, ठीक है। तो 3 नंबर है, 33 का आपका हो जाएगा आंद्रे बेत्ते, ठीक है। कास्ट क्लास पावर, इन्होंने पुस्तक भी लिखी थी, ये सब ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किया गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से भी। क्वेश्चन 34 का है कि जैव चिकित्सा मॉडल निम्नलिखित में से संबंधित है, ठीक है। तो 34 यानी जो जैव चिकित्सा मॉडल निम्नांकित में से संबंधित है वो किससे है। तो 34 का आपका 1 हो जाएगा, यानी कि ए बी सी,
किससे है? चिकित्सीय निदान एवं उपचार के लिए विज्ञान का अनुप्रयोग आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की मुख्य विशेषताएं हैं। रोग का वस्तुनिष्ठ निर्धारण होता है और उसके बाद प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा चिकित्सीय देखभाल की जाती है। ठीक है, जैव चिकित्सा मॉडल से। ठीक है, अब इसमें रिश्तेदारों द्वारा अनुभूत लक्षण ये नहीं है। ठीक है, तो ए बी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। यहाँ पे पूछा गया सूची सिद्धांत योगदान है और उनके सिद्धांतकार हैं। तो आसान प्रश्न है। नाट्य विश्लेषण, उत्तराधुनिकतावाद, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, परिघटना विज्ञान। ठीक है, तो देखिए बेसिक जब तैयार रहता है तो क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो इस आजकल जो पेपर आ रहे हैं इसमें सभी लोग 70+ ही क्वेश्चन किए हुए हैं। लेकिन चूंकि क्या हुआ है फ्रेंड्स कि फर्स्ट पेपर थोड़ा सा इधर अब डिफिकल्ट बना रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पेपर को टफ कर दे रहे हैं और फर्स्ट पेपर में 18-20 यानी जो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं वो 22-23 क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट पेपर में भी आपको लगना पड़ेगा, तभी जो है आपका जेआरएफ नेट वगैरह निकल सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो लोगों से बात हुई तो 72, 73, 74 प्रश्न लोगों ने सब्जेक्ट में सही किया हुआ है। ठीक है, जिन्होंने तैयारी की हुई थी। लेकिन आपका जो फर्स्ट पेपर है उसमें वही लोग कितना कर पाए? 17, 18, 20 तक। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट पेपर पे भी कंसंट्रेट करिए। बाकी अपना सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हैं आप लोग, तो फर्स्ट पेपर के बिना जो है नैया पार नहीं होने वाली है, क्योंकि फर्स्ट पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट बन रहे हैं आजकल जो नया पेपर आ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा चल रहा था आपका 35। ठीक है, तो 35 का जो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4। 35 का क्या होगा? 4। अब इसको आइए हम लोग एक बार मैच भी करते हैं। ठीक है, इसी बहाने याद हो जाएगा। देखिए नाट्य विश्लेषण, तो ए का क्या हो जाएगा? ए का थर्ड किसने बात की थी? इरविंग गॉफमैन। ठीक है, इरविंग गॉफमैन ने बात किया था ड्रामेट्रोलॉजिकल की। ठीक है, नाट्य विश्लेषण। उसके बाद में आपका बी का हो जाएगा सेकंड, उत्तराधुनिकतावाद। तो बी का सेकंड यानी मिशेल फूको उत्तराधुनिकतावाद से रिलेटेड है। सी प्रतिकात्मक अंतःक्रियावाद, ब्लूमर हो गए। परिघटना विज्ञान, इससे कौन है? अल्फ्रेड सुर्च हो गए। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दिया गया है कथन और कारण। कथन में दिया गया कि टालकट पार्सन के अनुसार क्रिया किसी कर्ता की स्थिति के प्रति अभिविन्यास है। ठीक है, और जो है ये कौन सा है? 36। हाँ, तो कथन दिया गया है कि टालकट पार्सन के अनुसार जो क्रिया होती है किसी कर्ता की स्थिति के प्रति अभिविन्यास है, और उसका कारण दिया गया कि मैक्स ब्लैक के अनुसार स्थिति के प्रति अभिविन्यास पूर्णतः कार्य नहीं है, बल्कि यह स्थिति के प्रति जो है अभिवृत्ति है। अब फ्रेंड्स देखिए दोनों बातें अलग अलग हो गई कि नहीं? अब आपको पता चल गया होगा कि कथन कारण कैसे गलत हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए कथन तो दोनों सही है, यानी कथन दोनों सही, लेकिन क्या ऊपर वाली बात से नीचे वाली बात आपकी मैच की? जो मैं आपको बताती हूँ कि जब कथन और कारण दोनों मैच करेगा तभी आपका जो है व्याख्या सही होगी। अगर बातें सही होंगी लेकिन जब दोनों मैच नहीं कर रही हैं तो क्या होगा? कथन से आपका कारण जब मैच नहीं होगा तो व्याख्या सही नहीं होगी। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा, यानी कि ए और आर दोनों सही, लेकिन व्याख्या क्या हो गई? सही नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि जनजाति जात सात तत्व के पक्षधर कौन थे? तो ये तो बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, सुरजीत सिन्हा। तो थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 यानी हिंदू परिवारों में बाल्यावस्था का मनोविश्लेषी अध्ययन किसने किया था? ठीक है, तो ये किसने किया था? हिंदू फैमिलीज का जो चाइल्डहुड जो स्टडी किया था वो किसने किया था? तो ये बताना है। तो आपका 38 का फ्रेंड्स हो जाएगा 3 नंबर, यानी सुधीर कक्कड़। ठीक है, किसने किया था? जो 38 का है, 38 का आपका 3 यानी किसने किया था? ये आपका सुधीर कक्कड़ ने किया था। ये ध्यान रखिएगा, ये नया प्रश्न है। ठीक है, हिंदू परिवारों में बाल्यावस्था का मनोविश्लेषणी अध्ययन, तो एकदम न्यू प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा। नेट में पूछा गया है तो आगे भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 कि निम्नांकित में से किन्होंने व्यक्तिगत प्रघटना की व्याख्या सामूहिकता की अवस्था के द्वारा करने का मूलभूत विचार प्रस्तुत किया था, ना कि व्यक्तिगत प्रघटना द्वारा सामूहिकता की अवस्था द्वारा? तो ये क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 39 का 4। ठीक है, यानी इमाइल दुर्खीम। ठीक है, तो इमाइल दुर्खीम आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि आधुनिकता की परिभाषा देने के क्रम में एंथोनी गिडिंग्स ने निम्नांकित में से किस मूलभूत संस्था की चर्चा नहीं की थी? ठीक है, तो एंथोनी गिडिंग्स ने जो अपनी आधुनिकता की परिभाषा दी थी उसमें किस मूलभूत संस्था की चर्चा नहीं की थी? तो पूंजीवाद, सैन्य शक्ति, शिक्षा, उद्योगवाद। तो इसमें इन्होंने किसकी नहीं की थी फ्रेंड्स? इन्होंने ये थर्ड वाली शिक्षा की बात नहीं की थी। पूंजीवाद, सैन्य शक्ति, उद्योगवाद की थी। ठीक है, तो इसमें शिक्षा नहीं होगा, एजुकेशन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है कि कॉम्टे ने समाज के विश्लेषण के लिए चिंतन की जो 3 अवस्थाओं का नियतन किया था, इस संदर्भ में तीसरी अवस्था कौन सी है? तो कौन सी है तीसरी वाली? वो हो जाएगी आपकी 41 की 2 नंबर यानी प्रत्यक्षवादी। ठीक है, क्या हो जाएगी? प्रत्यक्षवादी। अगस्त कॉम्ट ने समाज के विज्ञान के लिए चिंतन की जो 3 अवस्थाओं का नियतन किया था, इस संदर्भ में जो तीसरी अवस्था थी वो कौन थी? वो थी प्रत्यक्षवादी, यानी उन्होंने धार्मिक, तात्विक, उसके बाद में प्रत्यक्षवादी। ठीक है, तो तीसरी यही तो थी। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए, तो क्वेश्चन इसका जो 2 आंसर है वो सही है। क्वेश्चन नंबर जो है ये 42 है। 42 का देखिए, मेलिनोव्स्की के अनुसार क्षेत्रीय स्तर पर विसरण का अध्ययन करने के क्रम में व्यक्ति को रूपांतरण की किस इकाई पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है? ठीक है, तो मेलिनोव्स्की के अनुसार क्षेत्रीय स्तर पर विसरण का अध्ययन करने के क्रम में व्यक्ति को रूपांतरण की किस इकाई पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है? तो ये आपका 42 का जो है वो हो जाएगा 4, यानी संगठित प्रणालियां, तंत्र संस्था। ठीक है, तो ये आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा मेलिनोव्स्की के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 43, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रच्छन्न पाठ्य चर्चा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, तो ये बताना है जो है आइडिया ऑफ द हिडन, ये इसका जो पाठ्य चर्चा का ये प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, अप्रत्यक्ष प्रच्छन्न पाठ्य चर्चा के सिद्धांत का। तो ये जो है एकदम जो फर्स्ट पेपर में जो क्वेश्चन आता है ना 43, ये वहां से उठाया गया है 43 का, यानी इवान इलीज। ठीक है, 43 का क्या हो जाएगा? इवान इलीज। इवान इलीज, ठीक है, इनकी एक पुस्तक भी इवान इलीज की पूछी जाती है ना, बहुत हाईलाइट है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रही है इवान इलीज की पुस्तक का नाम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है कि विज्ञापन का संबंध और पूंजीवादी समाज के परीक्षण की विवेचना निम्नांकित में से किन्होंने किया था? तो जो विज्ञापन का संबंध था वो और पूंजीवादी समाज के परीक्षण की विवेचना निम्नांकित में से किन्होंने की? तो दुर्खीम, मॉस, पापर और सूर्च, एडोर्नो, मार्क्यूज, मार्क्स एंड एंजल्स। तो फ्रेंड्स किसने किया था ये बताना है। तो 44 का आपका जो होगा वो हो जाएगा 3, यानी कि एडोर्नो और मार्क्यूज ने किया था। विज्ञापन का संबंध, पूंजीवादी समाज के परीक्षण की विवेचना इन्होंने की हुई थी। ठीक है, एडोर्नो और मार्क्यूज, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 45 है, यहाँ पे पूछा गया है कि देखिए अवधारणा है और उसकी व्याख्या है। तो परिस्थिति, अनिवार्यता, समन्वित संघ और अर्ध समूह, संस्कृत उद्योग। तो ये आपका जो है 45, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसको हम लोग आइए मैच भी करते हैं एक बार। ए का 1 यानी परिस्थिति, सामाजिक प्रणाली के भीतर संरचनात्मक जो स्थिति प्राप्त होती है वो क्या होती है? ये होती है आपकी परिस्थिति। और अनिवार्यता समन्वित संघ यानी बी का सेकंड, सत्ता का जो सोपान क्रम द्वारा नियंत्रित जनता का संघ, इसकी बात जो कौन करते हैं? डेरन डार्क करते हैं, जो है समन्वित संघ की। ठीक है, अनिवार्यता सत्ता की बात उन्होंने की है ना डेरन डार्क ने। अर्ध समूह ये क्या होता है? ये सी का जो है थर्ड हो जाएगा यहाँ पे कि पद पर आसीन बहुत से व्यक्ति जिनका भूमिका में एक समाहित होता है वो जो है क्वासी ग्रुप का निर्माण करते हैं। ठीक है, और संस्कृत उद्योग यानी डी का 4th यानी सिनेमा और रेडियो जैसे उपक्रम जिनके कारण अर्थव्यवस्था की बजाय संस्कृत को अधिक महत्वपूर्ण कारक के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि हिंदू समाज की संरचना और संज्ञान अभियान का अध्ययन करने के क्रम में निम्नांकित में से किस भारतीय समाजशास्त्री ने क्लॉड लेवी स्ट्रास की सैद्धांतिक अंतर्दृष्टि की जो उसको अनुप्रयोग किया था? ठीक है, तो क्वेश्चन 46 का क्या होगा करेक्ट आंसर? ये होगा 4। तो किसने किया था? बीना दास ने। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आ सकता है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि दुर्खीम के अनुसार निम्नांकित में से किस कारण यांत्रिक एकता सावयवी एकता में परिवर्तित हो जाती है? ठीक है, तो क्वेश्चन 47 किसमें? जो ऑप्शन 1 है आपका, यानी जो गत्यात्मक परिवर्तनशील घनत्व पाया जाता है। ठीक है, गत्यात्मक। ठीक है, तो ये जो है ये डायनेमिक जो डेंसिटी होती है इसके कारण क्या होता है जो है इसके कारण जो यांत्रिक एकता है वो सावयवी एकता में परिवर्तित हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे। सोशियोलॉजी एज इन आर्ट फॉर्म पुस्तक किस समाजशास्त्री ने लिखा है? तो सोशियोलॉजी एज एन आर्ट फॉर्म तो एकदम न्यू पुस्तक है। 48 का क्या होगा? रॉबर्ट निस्पेट की पुस्तक है। किसकी? रॉबर्ट निस्पेट। इनकी पुस्तक और भी एक दो है वो भी पूछी गई है रॉबर्ट निस्पेट की। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि आर्थिक समाजशास्त्र के संदर्भ में अर्थव्यवस्था का क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। तो आर्थिक जो समाजशास्त्र के संदर्भ में अर्थव्यवस्था का क्रम जो है वो सुव्यवस्थित कीजिए। तो 49 का आपका होगा 2, यानी कि
सबसे पहले CDBA, तो C में आदिम, फिर आपका D उपनिवेशीय, और उसके बाद में फिर आपका B मिश्रित, और सबसे लास्ट में नव उदारवाद। ठीक है, तो ये आज आपका हो जाएगा आर्थिक समाजशास्त्र के संदर्भ में अर्थव्यवस्था का सुव्यवस्थित क्रम। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि विभिन्न विज्ञानों को अगस्त कॉम्ट के अनुसार जटिल से सरल विज्ञान के सोपान क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जटिल से सरल के रूप में जो अगस्त कॉम्ट ने अपना विज्ञानों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका जो 50 का होगा वो होगा करेक्ट आंसर 4। ठीक है, क्या होगा 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, जिसमें सबसे पहले जटिल को उन्होंने किसको बताया था, समाजशास्त्र को, फिर उन्होंने जीव विज्ञान, उसके बाद में फिर आपका रसायन विज्ञान, फिर आपका भौतिक, और फिर सी, ठीक है, खगोल शास्त्र। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर जो 50 का वो 4th नंबर। तो आज फ्रेंड्स हम इसका जो पार्ट 1 है ये 1 से लेके 50 तक अपलोड कर देंगे, क्योंकि प्रश्न बहुत ज्यादा है और बहुत बड़ा वीडियो बन जाने पे एक साथ देखने पे दिक्कत होती है थोड़ा सा। ठीक है, तो पार्ट 2 हम इसका कल अपलोड करेंगे, और आप सभी लोग इस वीडियो को 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि जो आने वाले एग्जाम है अगर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे गलतियां ना हो, इसी बहाने आप लोग इसको रिवाइज करिएगा। धन्यवाद।